तो दोस्तों आपको स्वागत है। मतलब जैसे कि मॉर्फोलॉजी का हमने पहले पार्ट 1 पढ़ लिया था यहाँ तक, अब इसको पार्ट 2 देखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए पार्ट 2 में बेसिकली क्या है ना, अब पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन से हमको पढ़ना है। यहाँ तक तो पार्ट 1 में कंप्लीट कर दिया था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस तक। अब पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन देखते हैं। एक सेकेंड बस। हम्म, तो देखो पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। अब पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन में देखो क्या लिखा हुआ है। पोलिनेशन डज नॉट गारंटी ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पोलन कंपेटेबल पोलन और द सेम टाइप ऑफ एज द स्टिग्मा। सही बात है। ऑफ्टन पोलन ऑफ रॉन्ग टाइप आइदर फ्रॉम द अदर स्पीसीज और फ्रॉम द सेम प्लांट इफ इट इज इनकम्पेटेबल ऑल्सो लैंड ऑन स्टिग्मा। मतलब अलग, मतलब जैसे कि हमने पोलिनेशन करवाए, पोलिनेशन में पोलन ग्रेन्स जो होता है स्टिग्मा पे आता है। हो सकता है गलत पोलिनेशन ग्रेन्स भी आ जाए स्टिग्मा पे, तो उसको तो कुछ ना कुछ अपना जो है इनकम्पेटेबल करना होगा ना। तो वही लिखा हुआ है इसके बारे में। देखते आगे क्या है। द पिस्टिल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन वेदर इट इज़ ऑफ राइट टाइप कंपेटेबल और इट इज़ ऑफ रॉन्ग टाइप इनकम्पेटेबल, दोनों हो सकता है। इफ़ इट इज़ ऑफ राइट टाइप, अगर ये राइट टाइप का है, देखो इफ इट, अरे यार कौन सा कलर आ गया। हाँ, इफ इट इज़ ऑफ राइट टाइप द पिस्टिल एक्सेप्ट द पोलन एंड प्रोमोज द पोस्ट फॉर पोलिनेशन इवेंट्स। अगर वो राइट टाइप का होता है तो फिर वो पिस्टिल क्या करेगा ना, पोलिनेशन करवा लेगा। आगे उसका जो भी पोलिनेशन का आगे फर्टिलाइजेशन वगैरह होगा वो सब इवेंट चलने लगेगा। और देखो उससे क्या होगा, तुम्हारे फर्स्ट पोस्ट पोलिनेशन के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इफ द पोलन इज ऑफ रॉन्ग टाइम, अगर रॉन्ग टाइप का था द पिस्टिल रिजेक्ट्स द पोलन एंड बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। अगर वो रॉन्ग टाइप का होता है ना, तो रॉन्ग टाइप में क्या होगा, पोलिनेशन नहीं होने देगा उसको। इसी को बोलते हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब देखो द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इन द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन द पोलन ग्रेन और पिस्टिल के बीच में कंटिन्यूस डायलॉग चलता है। द डायलॉग इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट, केमिकल कंपोनेंट से मेडिएट होगा ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विथ लूज ऑफ पिस्टिल विद दो इंटरेक्टिंग विद दोस ऑफ पिस्टिल। अब देखो यहाँ इन क्या लिखा, हाँ, इट इज़ ओनली रिसेंट ईयर दैट बॉटनिस्ट हैव द एबिलिटी टू एबल टू आइडेंटिफाई द पोलन पिस्टिल कंपोनेंट्स एंड द इंट्रैक्शन लीडिंग टू रिकॉग्नाइजेशन हो सकता है या फिर एक्सेप्टेंस होता है। मतलब अभी जो हाल फिलहाल अभी कुछ साल में ही तुम्हारी जगह हुआ है कि जो जैसे कि पोलन और पिस्टिल का इंट्रैक्शन होता है ना, बेसिकली ये हम लोग को थोड़े ना पता था पोलन पिस्टिल का इससे इंट्रैक्शन होता है। ये कुछ साल 2-3 साल ही हुआ है जो पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के बारे में साइंटिस्ट लोगों को पता चला। अब इसका भी फायदा है, क्या क्या साइंटिस्ट लोगों को पता चला, क्यों पता चला, तो वो लोग हाइब्रिड वैरायटीज जैसे कि हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, वो सब तुम्हारा जगह साइंटिस्ट लोग ये पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन का पता कि इसी से तुम्हारा हाइब्रिड वैराइटीज ऑफ जो प्लांट वगैरह प्रोड्यूस होता है इसी से पता चलता है, इसी से बनता है। अगर अपन को पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के बारे में पता ही नहीं है ना, तो फिर इसको हाइब्रिड बना ही नहीं सकते, क्योंकि रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन आएगा तो पोलन रॉन्ग टाइप का अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है तो फिर वो तो तुम्हारे के अपना ग्रोथ तो पोलन ट्यूब का नहीं कर सकता ना। बट अगर अपन को पता है कि तुम्हारे जगह पोलन क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन जो है तुम्हारे जगह रॉन्ग टाइप का है, लेकिन वो और उस केमिकल मीडिएट के थ्रू वो तुम्हारे जगह जर्मिनेट नहीं कर रहा, तो क्या होगा, केमिकल को ही हटा दो। अब वही केमिकल ही नहीं रहेगा तो फिर वो तो इंट्रैक्शन कर ही नहीं पाएगा, तो पोलन ट्यूब ग्रोथ कर जाएगा। तो इसी से हाइब्रिड वैरायटी इसी तरह से प्रोड्यूस होता है। अब देखो एज मैंसन अर्लियर फॉलोइंग कंपेटेबल पोलिनेशन द पोलन एज मैंसन अर्लियर फॉलोइंग कंपेटेबल पोलिनेशन द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। अगर कंपेटेबल पोलिनेशन है तो फिर जर्मिनेट्स करेगा स्टिग्मा टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव। अब देखो क्या लिखा हुआ है, द कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव, हाँ, कंटेंट ऑफ द पोलन ग्रेन मूव थ्रू द पोलन ट्यूब से मूवमेंट करेगा जो भी पोलन ग्रेन के अंदर था। move through into the pollen tube. Pollen tube grows through the tissue of the stigma and style and reaches the ovary. फिर तुम्हारे पोलन ट्यूब क्या ग्रो करेगा, तुम्हारे टिश्यू मतलब स्टिग्मा के अंदर जाएगा, फिर स्टिग्मा से स्टाइल जाएगा, फिर फाइनली जाके ओवरी के अंदर जाएगा। यू वुड रिकॉल दैट इन द सम पोलन ग्रेन सेट इन 2 सेल कंडीशन में, जैसे वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में तुम्हारी जगह सेट कर देता है। 60% में तो ही होता है ना, 60% एंजियोस्पर्म में तो ही होता है तुम्हारी जगह। In such plants, the generative cell divides and form two male gametes during growth of the pollen tube in the stigma. सही बात है। In plants which shed pollen in the 3 cell stage, pollen tubes carry the pollen tube carry the 2 male gametes from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary, pollen tube after reaching the ovary enters the ovule. Pollen tube after reaching the ovary, जैसे कि ovary में reach किया, enters the ovule through the micropyle and then enters one of the synergy through the filiform apparatus। देखो तुम्हारे के पोलन ट्यूब जैसे ओवरी के अंदर जाएगा, ओवरी के अंदर से फिर ओव्यूल के अंदर जाना होगा, ओव्यूल के अंदर फिर इम्ब्रियो सैक के अंदर घुसेगा। अब इम्ब्रियो सैक के अंदर जैसे घुसता है ना, उसमें सिनर्जी पर होता है, तो वो जैसे पोलन ट्यूब एंट्री मारेगा सिनर्जी पे एंट्री मारता है, ध्यान रखना।
और सिनर्जिड के सामने ही जस्ट क्या लगा हुआ रहता है, फ्लिपॉम apparatus. Many recent studies have shown that Philippon apparatus present in the micropylar part of the synergy guides the pollen tube. Philippon apparatus का काम ही क्या होता है, गाइड करना pollen tube को towards the synergy. All these events from the pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule. ovule through ovule together preferred as pollen pistil interaction के नाम से जानते हैं इसी को. मतलब ये टोटल जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना पोलन ट्यूब का एंट्री इम्ब्रियोसेक तक पूरा कोई हम लोग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन बोलेंगे. अब देखो एज पॉइंट आउट अर्लियर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इसे डायनामिक प्रोसेस. ये चीज़ ध्यान रखना, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो होता है वो डायनामिक प्रोसेस होता है. पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पोलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय द प्रोमोशन और इनिबिशन ऑफ द पोलन. डायनामिक प्रोसेस है जिसमें पोलन पिस्टिल प्रोमोशन भी हो सकता है, इनिबिशन भी हो सकता है. मतलब पोलन ट्यूब ग्रोथ भी कर सकता है और ना नहीं भी ग्रोथ कर सकता है. द नॉलेज गेन इन दिस एरिया वुड हेल्प यू द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इवन इन इनकम्पेटेबल पोलिनेशन टू गेट डिजायर हाइब्रिड. अभी मैंने बताया था ना कि इसी तरह से हाइब्रिड का प्रोडक्शन होता है. जो इनकम्पेटेबल पोलिनेशन है उसका, इनकम्पेटेबल पोलन ग्रेन है उसका भी पोलिनेशन करवा सकता है. तो है भाई. देखो यू में इजीली स्टडी पोलन जर्मेशन बाय डस्टिंग सम पोलन फ्रॉम द पीस फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ पी, चिकपी, क्रोटोलेरिया, बाल्सम, विमका ऑन एस ग्लास स्लाइड कंटेनिंग ड्रॉप ऑफ शुगर सोल्यूशन. परसेंटेज शुगर सोल्यूशन का ध्यान रखना 10% का होता है. आफ्टर अबाउट कितना से कितना ये ध्यान रखना, शुगर सोल्यूशन का परसेंटेज 10% लेना है. और तुम्हारा जो टाइमिंग लगेगा ना, टाइमिंग लगेगा उसको पोलन ट्यूब को ग्रोथ करने में, वो 15 से 30 मिनट का टाइम लगेगा. ठीक है, 15 से 30 मिनट, इस ये टाइमिंग ध्यान रखना. ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर द लो पावर माइक्रोस्कोप यू वुड लाइकली टू सी पोलन ट्यूब कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स. ठीक है, एक सेकंड. देखो ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज. अरे यार एक मिनट, तो चलो आगे देखते हैं. देखो यहाँ लिखा हुआ है, अब ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड अदर जेंडर टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर टू प्रोड्यूस कमर्शियल सुपीरियर वेराइटीज़. मतलब देखो अभी हम लोग पढ़े ना यहाँ पर जैसे कि हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए, अब हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करता है. हाइब्रिड वैरायटी जो प्रोड्यूस करेगा उसमें सुपीरियर वैराइटीज़ प्रोड्यूस करना है, क्योंकि अभी से पता है इन्फीरियर वैरायटी कोई प्रोड्यूस नहीं करना चाहता होगा ना. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम. अब जो हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करेंगे इसी मेथड का हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का नाम से जानते हैं. In such crossing experiments, it is important to make sure that only the desirable pollen grains are used for pollination and the stigma is protected from contamination. इस unwanted pollen grains से प्रोटेक्ट रहना चाहिए. अब ये कैसे हम लोग कर सकते हैं, इमेस्कुलेशन और बैगिंग से कर सकते हैं. अब ये क्या है, अब ये आगे देखते हैं. इस प्रोसेस होता है जिससे कि तुम्हारा अनवांटेड पोलन ग्रेन्स और सेल्फ पोलिनेशन और अनवांटेड पोलिनेशन ना हो सके. If a female parent bears bisexual flower, remove the anther from the flower bud before anther diseases. मतलब anther मैच्योर होने से पहले उसको काट देना है यूजिंग ए पेयर ऑफ फोर्सेप या फिर कैंची जो भी यूज़ करके तुम्हारे उसको काट देना. इसी प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग इमेस्कुलेशन. अब इमेस्कुलेटेड फ्लावर जो होगा उसको बैगिंग करना है. इमेस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड बाय बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर. ये ध्यान रखना जो बैग होता है वो बटर पेपर से बनना चाहिए. कौन सा है, बटर पेपर. टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन और to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen. This process is not a packing. इसको बोलेंगे बैगिंग. बोलेंगे बैगिंग प्रोसेस किसमें मतलब तुम्हारे देखिए प्रिवेंट करता है अनवांटेड पोलन ग्रेन जो कि स्टिग्मा पे ना आए उसके लिए प्रिवेंट करता है बैगिंग. और इमेस्कुलेशन प्रिवेंट करेगा सेल्फ पोलिनेशन से. व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन्स रिसेप्टिविटी, जब स्टिग्मा बैग्ड फ्लावर रिसेप्टिविटी कर ले, मैच्योर पोलन ग्रेन्स आर कलेक्टेड फ्रॉम एंथर ऑफ द मेल पेरेंट एंड डस्टेड ऑन द स्टिग्मा एंड द फ्लावर इज रीबैग्ड. द फ्रूट अलाउड टू डेवलप. एक सेकेंड. देखो जब स्टिग्मा जो हमारे देखिए मतलब जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा ना, तब जो भी डिजायर पोलन ग्रेन होगा उसको तुम्हारे स्टिग्मा पे रख देना है. फिर तुम्हारे फिर उसको फिर से कवर अप कर देना, क्योंकि जब उसको बैगिंग किया था ना, बैगिंग से उसको बैग को हटाना है, फिर उसको रिबैग कर देना है. इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूसेज यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन. अगर फीमेल प्लांट जो है मतलब अगर जो पेरेंट है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो कोई मतलब तुम्हारा इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेल प्लांट तो है ही नहीं ना. इमेस्कुलेशन में मेल प्लांट को हटाना होता है. द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर बैक्ड फ्रॉम द एक मिनट. The female flower buds are bagged before the flowers open.
When the stigma becomes receptive, the pollination is carried out using the desired pollen and the flower is revac, फिर से फ्लावर को रिवैक्ट कर दिया जाएगा। मतलब वही चीज़ प्रोसेस को बताया गया। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है तो बस इमेस्कुलेशन प्रोसेस को नहीं करना है। अब डबल फर्टिलाइजेशन देखो, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा ना, after entering one of the synergy, the pollen tube releases two male gametes in the cytoplasm of the synergy. वन ऑफ द मेल गेमेट्स मूव टुवर्ड्स एक सेल की तरफ, एक मेल गेमेट जो एक सेल की तरफ मूव करेगा एंड फ्यूज विद न्यूक्लियस, उसका न्यूक्लियस से फ्यूजअप कर लेगा, थस कंप्लीटिंग द सिंगमी। उस जब एक सेल के साथ फ्यूजन करेगा तो सिंगमी कंप्लीट होने वाला। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल, जिसको हम लोग जाइगोट के नाम से जानेंगे। द अदर मेल गेमेट्स मूव टुवर्ड्स द टू पोलर न्यूक्ली लोकेटेड इन द सेंट्रल सेल एंड फ्यूज विद देम टू प्रोड्यूस ट्रिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि पीएन से डिनोट करते हैं वो ट्रिप्लॉयड होता है, ध्यान रखना ट्रियन होता है। एज इट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ द थ्री हैप्लॉयड न्यूक्लियस इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इसको ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानेंगे। अब ये ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिंगमी दोनों को मिला के हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। Since two type of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in the embryo sac, the phenomena is known as double fertilization, an event unique or twin flowering plants, जो कि वैसे बात है यूनिक होता है तुम्हारे फ्लावरिंग प्लांट्स। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन बिकम्स प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल। सेंट्रल सेल जो है प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में बदल जाएगा एंड डेवलप्स इनटू इंडोस्पर्म व्हाइल द जाइगोट तुम्हारे के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्राइमरी सेंट्रल सेल जो है तुम्हारा प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में बदलेगा और तुम्हारे का जो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो इंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी का डायग्राम दे रखा है। देखो यहाँ पर ये जो है तुम्हारे के डिजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल है और यहाँ जो है तुम्हारे के डिजेनरेटिंग सिनर्जी, क्योंकि वो पॉलिनेशन हो गया ना, पॉलिनेशन के बाद जो भी आएगा ना वो सिनर्जी और एंटीपोडल सेल जो होता है डिजेनरेट कर जाता है। कौन को सिनर्जी और एंटीपोडल सेल डिजेनरेट करता है, एक सेल और सेंट्रल सेल नहीं। जाइगोट प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस दे रखा है ये वाला, और यहाँ ये प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल है और ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि 3N होता है। अब यहाँ ये जो है जाइगोट, अब ये जो है ना पूरा प्रोसेस दे रखा है तुम्हारे जगह एम्ब्रियो का डेवलपमेंट का। सबसे पहले देखो जाइगोट बनेगा, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनेगा, ये सीक्वेंस में पूछता है। तो ग्लोबुलर एम्ब्रियो फिर बनेगा हार्ट से एम्ब्रियो, फिर बनने वाला है तुम्हारे जगह, इसको कहते हैं हम लोग मैच्योर एम्ब्रियो। तो मैच्योर एम्ब्रियो लिख लो यहाँ पर, इसको कहते हैं हम लोग मैच्योर एम्ब्रियो। अब मैच्योर एम्ब्रियो देखो ये नीचे तरफ में प्लूम्यूल दिख रहा है, एक्चुअली प्लूम्यूल तो ऊपर तरफ में होता है बट इसको मतलब तुम्हारे जो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है उसके हिसाब से दिया रखा है। तो ये प्लूम्यूल, ये रेडिकल हो गया। अब ये जो है कोटलेडन हो गया। अब यहाँ जो आता है सस्पेंसर सेल का फंक्शन होता है वो आगे दे रखा है, लेकिन अभी बता देते हैं सस्पेंसर सेल का फंक्शन होता है जो एम्ब्रियो है ना उसको पुश करना टुवर्ड्स द फूड लोडेड इंडोस्पर्म की तरफ उसको पुश करता है जब डेवलपमेंट होता है ना तब। अब देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में आप देखने वाले हैं। देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या देख रहा है, फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट इन द इंडोस्पर्म एंड द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, मैच्योरेशन ऑफ द ओव्यूल सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट का फॉर्मेशन होना कलेक्टिवली नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के नाम से जानेंगे सबको। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीज द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ये स्टेटमेंट तो याद रखना भाई, बहुत ही ज़्यादा एम्ब्रियो का मतलब इसमें क्या बोला ना, पहले इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट था फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट था। इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि जो इंडोस्पर्म होता है ना डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है उसको नरिश करता है, ठीक है। तो ये आगे दे रखा है, अभी बता दिया हम। द प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रेपिडेडली फॉर्मिंग डिप्लॉयड इंडोस्पर्म endosperm. The cells of this tissue are filled with reserve food materials and are used for the nutrition of the developing embryo. In this the most common type of endosperm development, the primary endosperm undergoes successive nuclear division to give rise to free nuclei। मतलब तुम्हारे इंडोस्पर्म जो बनेगा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड इंडोस्पर्म होता है, ध्यान रखना। दिस स्टेज ऑफ इंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म के नाम से आनेगा, पहले फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म बनेगा फिर बाद में जाके वो जो होता है सेलुलर इंडोस्पर्म कन्वर्ट होता है, ठीक है। सब्सिक्वेंटली सेल वाल फॉर्मेशन ऑकर एंड द इंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। फिर जो होगा सेलुलर इंडोस्पर्म, पहले न्यूक्लियर इंडोस्पर्म फिर सेलुलर इंडोस्पर्म बन जाएगा। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फाउंड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली। मतलब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो होगा कितना हो सकता है, वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 10 फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 20 फ्री न्यूक्लियर नहीं, कुछ भी हो सकता है, वो वेरी कर सकता है। द कोकोनट वाटर एंड फ्रॉम द टेंडर कोकोनट, आर यू फैमिलियर विद दिस, नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर डिवीजन बट फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म
एंड द सराउंडिंग वाइट कर्नल इज सेलुलर एंडोस्पर्म। जो कोकोनट वाटर होता है ना, कोकोनट वाटर जो पानी वाला होता है वो होता है तुम्हारा के फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो कि सफ़ेद वाला पोर्शन होता है वो वाला होता है तुम्हारा सेलुलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में आइदर भी कम्प्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, कम्प्लीटली कंज्यूम भी हो सकता है, किसमें डाइकोट में सिर्फ कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, और मोनोकोट में जो होता है कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं होता, मतलब उसमें एंडोस्पर्म जो बच जाता है। और एंडोस्पर्म जो बच जाता है उसको कहते हैं हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड या फिर एल्बुमिनस सीड। जैसे कि डाइकोट में हो गया तुम्हारा जगह एंडोस्पर्म नहीं बचता तो उसको बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। बट एक एक्सेप्शन, दो एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं ऑर्चिड, अरे हाँ, ऑर्चिड जो होता है, ऑर्चिड एक्चुअल में होता है तुम्हारे देखे मोनोकोट, बट उसमें इंडोस्पर्म नहीं होता, ठीक है, नो इंडोस्पर्म। एक पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल होगा कैस्टर का। कैस्टर एक्चुअल में क्या होता है ना, वो होता है डाइकोट, बट इसमें इंडोस्पर्म होता है। कि ये दो एक्सेप्शन है, इस दोनों को याद रख लेना। बस यही पर, बस इस पैराग्राफ में उतना ही दे रखा है। अब देखो एम्ब्रियो के बारे में पढ़ते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट माइक्रोपाइलर एंड में होता है, लेकिन वेयर द जाइगोट, इस जहाँ पर तुम्हारा जाइगोट से होगा मोस्ट इंडोस्पर्म, most zygote divide only after certain amount of endosperm for there is then adaptation to provide assured nutrition to the developing embryo। वही जो बताए थे ना अभी तुम्हारे देखिए इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो होता है पहले होता है वही है। दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली सीड ऑफ द अर्ली स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट या फिर एम्ब्रियोजेनी आर सिमिलर इन बोथ मोनोकोट एंड डाइकोट। ये ध्यान रखना, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेम इन मोनोकोट एंड डाइकोट। मतलब वही है तुम्हारा, सबसे पहले जाइकोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो में ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर तुम्हारे देखिए मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा, वही चीज़ है, सेम होगा मोनोकोट और डाइकोट में। दैट इज तुम्हारे ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो और तुम्हारे मैच्योर, सबसे पहले प्रो एम्ब्रियो बनेगा, फिर ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप, फिर मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो का बात करते हैं तुम्हारे क्या क्या हो सकता है, एक एम्ब्रियोनिकल एक्सिस होगा और एक तुम्हारे जगह दो कोटलेडन होगा। टाइकोट एम्ब्रियो है तो दो कोटलेडन प्रेजेंट होगा, और मोनोकोट एम्ब्रियो होगा तो फिर एक कोटलेडन होने वाला है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द कोटलेडन उसको बोलेंगे हम लोग एपिकोटाइल, व्हिच टर्मिनेट्स द प्लूम्यूल और द स्टीम टिप में टर्मिनेट होगा। द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ द कोटलेडन उसको हाइपोकोटाइल, दैट टर्मिनेट्स एट इज लोअर एंड, जिसको हम लोग तुम्हारा रेडिकल का नाम सुनेंगे या फिर रूट टिप बोल सकते हैं। इस सूट टिप को बोलेंगे प्लूम्यूल और रूट टिप को रेडिकल बोलेंगे। अब रूट टिप में क्या होता है ना, रूट टिप के जस्ट नीचे साइड में प्रेजेंट होता है एक रूट कैप प्रेजेंट होता है, जो कि कवर अप करके रखता है उसको। तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटलेडन पोसेस ओनली वन कोटलेडन। देखो अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, एम्ब्रियो ऑफ मोनोकोटलेडन पोसेस ओनली वन कोटलेडन। सही बात है, मोनोकोट में एक कोटलेडन होगा। इन द ग्रासेस फैमिली जो कोटलेडन होता है ना उसी को हम लोग स्कूटेलम के नाम से जानते हैं, ठीक है। दैट इज सिचुएटेड ऑन द लेटरल साइड ऑफ द तुम्हारे एम्ब्रियोनल एक्सिस। देखो इस डायग्राम पे दे रखा नहीं, अगला पेज में देखते हैं ये वाला डायग्राम। देखो यहाँ पर दे रखा है, ये है मोनोकोट का तुम्हारे का सीड है, ठीक है, मोनोकोट का सीड है। अब इस पर क्या बोला था, जो तुम्हारा वो वाला ये जो दिख रहा है ये तुम्हारे जगह क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। तो ये जो है तुम्हारे जगह क्या दिख रहा है ना, पूरा का पूरा एम्ब्रियो है, जो कि तुम्हारे जगह पूरा लेटरल साइड में एकदम कोना में जाके सिचुएटेड होता है, ठीक। at its lower ends the embryonal axis has एक सेकेंड, एट इज एम्ब्रियोन एक्सिस तुम्हारे लोअर एंड पे तुम्हारे जगह रेडिकल होगा या फिर रूट कैप होगा, इनक्लोज्ड बाय अनडिफरेंशिएटेड सेल कोलियोराइजा, और कोलियोराइजा होगा। और ऊपर साइड में तुम्हारे जगह जो प्लूम्यूल होता है ना उसके ऊपर में कोलियोप्टाइल प्रेजेंट होने वाला है। और कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा जो होता है स्पेशली तुम्हारी जगह इसमें प्रेजेंट होता है, मोनोकोट में प्रेजेंट होता है, डाइकोट में प्रेजेंट नहीं होता है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द स्कूटेलम इज नोन एज एपिकोटाइल। एपिकोटाइल हैज अ शूट अपेक्स एंड फ्यू लीफ प्रिमोर्डिया इनक्लोज्ड विद ए होलो फॉलिकुलर स्ट्रक्चर। इसको कोलियोप्टाइल के नाम से जानेंगे। कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा जो होगा सिर्फ एंड सिर्फ मोनोकोट में होने वाला, ये ध्यान रखना ये वाला चीज़। अब देखो सीड के बारे में दे रखा है, सीड इन एंजियोस्पर्म द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब तुम्हारे के सीड जो बनेगा वो तुम्हारे फाइनल प्रोडक्ट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट जिम्नोस्पर्म में भी सीड बनता है, ध्यान रखना। इट इज़ ऑफ्टन डिस्क्राइब एज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड को हम लोग तुम्हारा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल बोल सकते हैं।
क्योंकि ओव्यूल ही जाके तुम्हारे फर्टिलाइजेशन होने के बाद ओव्यूल तुम्हारे सीड में कन्वर्ट होता है और ओवरी तुम्हारा जाकर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट, सीड जो का तुम्हारा फ्रूट के अंदर में तुम्हारे सीड होगा, सही बात है। सीड टिपिकली कॉन्सिस्ट ऑफ तुम्हारे सीड कोट होगा, ये ध्यान रखना। सीड पे क्या क्या होता है, सीड कोट होगा, सीड कोट जो कि तुम्हारे इंटुगमेंट के नाम से भी जान सकते, सीड कोट होगा और इंटुगमेंट बोल सकते हैं या फिर सीड कोट बोलो। इंटुगमेंट बेसिकली ओव्यूल में बोलते हैं और सीड कोट जो जब सीड बन जाएगा तो वो इंटुगमेंट ही सीड कोट में कन्वर्ट हो जाता है। कोटलेडन होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा द कोटलेडन इफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर। कोटलेडन जो है सिंपल स्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली कोटलेडन जो भी होता है नॉर्मली थिक स्ट्रक्चर होता है, सोलन होता है ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। कोटलेडन स्टोरेज ऑफ फूड करता है और तुम्हारे कोटलेडन में फूड स्टोरेज होता है सीड में, और जब तुम्हारे जाके वो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल में तुम्हारे जाके उस पर सीड न्यूक्लियस में फूड स्टोर होता था। मैच्योर सीड में भी नॉन एलुमिनस या फिर एक्स एलुमिनस हो सकता है। नॉन एलुमिनस सीड डू नॉट हैव रेसिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कम्प्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल पी ग्राउंडनट ये सब हो गया। और एलुमिनस सीड रिटेन ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म एज इट इज नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे कि व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, कैस्टर हो गया। ऑक्यूपेशनल इन सम सीड ब्लैक पेपर, बीट रूट और ब्लैक पेपर एंड बीट रिमिनेंट ऑफ न्यूक्लियस आल्सो परसिस्ट, इसी को हम लोग पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। जनरली जो होता है न्यूक्लियस पूरा कंज्यूम हो जाता है, अब लेकिन किसी किसी में न्यूक्लियस बच जाता है। एग्जाम्पल क्या है उसका, बीबी मतलब तुम्हारे ब्लैक पेपर और तुम्हारे बीट रूट, ब्लैक पेपर और बीट रूट या फिर सिर्फ बीट बोल सकते हैं, इसमें न्यूक्लियस बच जाता है, उसको हम लोग पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। इंटुगमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोड, मतलब तुम्हारे इंटुगमेंट सीड कोड में कन्वर्ट हो जाता है। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एट स्मॉल फोर इन द सीड कोड, माइक्रोपाइल में ही रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। देखो एज द सीड मेच्योर, जैसे सीड मेच्योर होगा इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एंड सेम सीड इज रिलेटिवली ड्राई, 10 से 15% मॉइस्चर होगा। जैसे तुम्हारे सीड मेच्योर होगा ना, उस मतलब जैसे जैसे सीड मेच्योर होने लगता है ना, उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होगा ना वो धीरे धीरे घटने लगता है। तो मेच्योर सीड जो हो जाता है उस पर 10 से 15% मॉइस्चर रहता है। बट तुम्हारी जगह क्या होगा, जब सीड को तुम्हारी जगह ग्रो करना होगा, सीड मेच्योर हो गया, अब सीड से सपोज प्लांट बनना है तो उसका जो डोरमेंसी ऑफ सीड होता है उसको तोड़ना है ना, तब उसको वाटर का कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, लगभग 80% के आसपास वाटर होना चाहिए, तभी उसका डोरमेंसी टूट सकता है। देखो क्या लिखा हुआ है, द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, उस समय एम्ब्रियो का जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लोज डाउन हो जाएगा और वो एक इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, जिसको हम लोग डोरमेंसी के नाम से जानेंगे। और इफ फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल, एडिक्वेट मॉइस्चर प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, सुटेबल टेम्परेचर प्रेजेंट हो, वो जर्मिनेट कर जाएगा। एज द ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, जैसे तुम्हारे ओव्यूल तुम्हारे सीड में कन्वर्ट होता है, द ओवरी डेवलप हो जाएगा तुम्हारे फ्रूट में, डेट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। ये स्टेटमेंट याद रखना, ये स्टेटमेंट याद रखना, ठीक। ओवरी का ओव्यूल का डेवलपमेंट सीड में, ओवरी का डेवलपमेंट फ्रूट में साइमल्टेनियसली परसिस्ट करता है, एक साथ होता है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट, जिसको हम लोग पेरिकाप के नाम से जानेंगे। तो फ्रूट वॉल को हम लोग पेरिकाप बोलते हैं, याद ना, ओवरी वॉल को नहीं पेरिकाप बोलते हैं। फ्रूट वॉल को जब होगा तुम्हारे को उसको पेरिकाप के नाम से जानते हैं। द फ्रूट में भी फ्लैसी एज इन केस ऑफ गुआवा, तुम्हारा गुआवा मैंगो ऑरेंज में फ्लैसी फ्रूट होता है, और या फिर ड्राई भी हो सकता है, जैसे ग्राउंड नट मस्टर्ड वो सब में हो गया। मैनी फ्रूट में इवॉल्व बाय द मैकेनिज्म ऑफ फॉर मैनी फ्रूट हैव इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ द सीड। अब सीड का डिस्पर्सल के लिए भी बहुत सारा फ्रूट जो अपना अपना मैकेनिज्म खोज लेता है। रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड देयर डिस्पर्जन मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडी इन द अर्लियर क्लासेस, ठीक है, ये सब जो भी दे रखा है वो इंपॉर्टेंट है। अब ये पैराग्राफ में देखो क्या दे रखा है। In most of plants, by the time of fruit develops in from the ovary, other floral degenerate and falls off। जब भी मतलब तुम्हारे के जैसे कि तुम्हारे के ओवरी से फ्रूट बना ना, बाकी जितना भी फ्लोरल पार्ट होता है जैसे कि एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म वगैरह हो गया, वो सब तुम्हारे के गिर जाता है। देखता नहीं है, जब भी फ्रूट बनता है तो फ्लावर झड़ जाता है, तो वही है, वही कहानी है। However, in a few species such as जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैजुनट हो गया, द थैलेमस ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द फ्रूट फॉर्मेशन, सच फ्रूट आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। ऐसा फ्रूट जिसमें ओवरी के साथ थैलेमस या फिर कोई भी इन्फ्लोरेसेंस पार्ट हो गया, वो भी कंट्रीब्यूट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, उसको कहेंगे हम लोग फॉल्स फ्रूट। जैसे कि एग्जांपल हो गया तुम्हारा एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैज्यू हो गया, एग्जाम्पल ध्यान रखना, ठीक है ना, फॉल्स फ्रूट का एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैज्यू। मोस्ट फ्रूट हाइवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी, जिसको हम लोग ट्रू फ्रूट के नाम से जानते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई कोई फ्रूट है जो कि ओवरी से तो डेवलप होता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसको कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ऑल्दो ऑफ द स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देयर आर फ्यू स्पीसीज
देर आर फ्यू स्पीसीज इन विच फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजर, उसको हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानेंगे, ठीक ना। विदाउट फर्टिलाइजेशन जो होगा उसको हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानेंगे। बनाना इस वन सच एग्जाम्पल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जाम्पल बनाना हो गया, जिसको हम लोग सीडलेस फ्रूट भी कहते हैं, ठीक। पार्थेनोकार्पिक पार्थेनोकार्पिक कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जैसे कि तुम्हारे देखे ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट को मतलब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनाने में हेल्प करता है ऑक्सीजन हार्मोन, इसको हम लोग सीडलेस फ्रूट के नाम से भी जानते हैं। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म, जैसे कि फर्स्टली तुम्हारे सीड्स द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पोलिनेशन फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, ये लाइन ध्यान रख लेना। पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन तो एंजियोस्पर्म में तुम्हारी जगह उस पर कोई वाटर का कोई भी रोल नहीं बोलता है, लेकिन हाँ सीड फॉर्मेशन जो है ना उतना ही काफ़ी है प्लांट का बनने के लिए, वाटर नहीं भी रहे फिर भी चल जाता है, मतलब तुम्हारे फर्टिलाइजेशन के लिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन में तुम्हारी जगह पानी का थोड़ा ना जरूरत होता है, इसका तो पोलन ट्यूब होता है ना। ऑल्सो सीड हैव बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट विच हेल्प द स्पेसीज टू कोलोनाइज इन न्यू हैबिटेट, टू कोलोनाइज इन न्यू एरियाज में तुम्हारी जगह उसको to colonize in new areas as they have sufficient food reserve, as they have sufficient food reserve, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis ऑन देयर ओन, मतलब क्या होता है ना सीड के पास अपना इतना ज़्यादा फूड रिजर्व होता है कि वो जो जब तक प्लांट ग्रो करेगा ना तब तक उसके पास खाना रहता है, कि जब तक प्लांट अच्छा से ग्रो नहीं कर पाए वो सीड ही उसको तुम्हारा का पूरा नरिश करता है प्लांट को। द हार्ड सीड कोड प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द यंग एम्ब्रियो बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। सीड जो होता है सीड तुम्हारे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है ना, तो इसलिए तुम्हारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो अभी से बात है उसके पास वेरिएशन तो ला सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आता है कि नहीं। Seed is the basis of our agriculture. Dehydration and dormancy of mature seed are crucial for the storage of seed, which can be used as food throughout the year and also to raise the crop in the next season. Can you imagine agriculture in the absence of seed or in the presence of seed, which germinate away soon after formation cannot be staged? मतलब जिसमें seed dormancy absent है, क्या उसमें तुम्हारे देखे एग्रीकल्चर हो सकता नहीं हो सकता ना। हाउ लॉन्ग डू द सीड रिमेन अलाइव आफ्टर दे हैव डिस्पर्स, कितना दिन तक वो वेरी कर सकता है, कितना कितना तुम्हारे दिन तक अलाइव होगा, जैसे कि व्हीट और राइस पे तुम्हारे 30 मिनट के अलाइव रहता है, और तुम्हारे रोजेसी सोलेनेसी और लेगुमिनेसी फैमिली जो होता है उसमें तुम्हारे मंथ्स कुछ मंथ्स रहता है, और कुछ तो सीड ऐसा होता है जो कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक अलाइव रहता है, 2000 ईयर्स तक भी अलाउ 2000 ईयर्स तक भी तुम्हारे जिंदा रहता है, ठीक। यहीं पर यहाँ ये सब दे रखा है, जैसे कि तुम्हारे जगह कुछ फ्यू सीड जो है फ्यू मंथ्स तक जिंदा रहता है, कुछ सीड जो हो गया 100 ईयर्स तक भी जिंदा रह सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया ल्यूपियोनस आर्टिटिकस हो गया, जो कि आर्टिक टुंड्रा में प्रेजेंट होता है, 10,000 साल तक उसका डोरमेंसी रहता है। और फ्यूनक्स डिस्टिलिफेरा हो गया जिसपे 2000 साल तक उसका वो रहा था, क्या कहते हैं ना, हाँ डोरमेंसी ऑफ सीड रहता है। ये ध्यान रखना, फ्यूनक्स डिस्टिलिफेरा जो होता है ना किंग हार्वर्ड प्लेस में मिला गया, जो कि डेड सी के सामने होता है, ये लोकेशन कभी कभार पूछ लेता है। After completing a brief account of the sexual reproduction of flowering plants, it would be worthy attempting comprehend enormous reproductive, ये सब तो तुम्हारे जो भी है ये सब उतना खास कोई ज़रूरत नहीं है सबको पढ़ने का। Can you think of some plants in which fruit contains very large number of seed? Orchid fruit are one of the category and each fruit contains thousands of tiny seeds। हाँ देखो तुमको अब पहले पढ़े थे एक ओव्यूल से एक सीड बनता है, तो एक सीड का कौन कौन सा फ्रूट का एग्जांपल होता है पहले भी कुछ पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना जो ऑर्चिड होता है ना, ऑर्चिड में भी तुम्हारे देखे कुछ अरे यार स्पेलिंग गलती लिख दिए। ऑर्किड जो होता है इस पर भी तुम्हारे जगह सीड बहुत सारा सीड होता है, मैनी सीड होता है। ऑर्चिड हो गया, ओरोबैंकी हो गया और स्ट्रीगा हो गया, ये तीनों में क्या होता है ना मैनी सीड प्रेजेंट होता है। ये 3 एग्जांपल पे ध्यान रखना, मैनी सीड प्रेजेंट होता है इस पर। सिमिलर इन केस ऑफ फ्रूट ऑफ पैरासिटिक स्पेसीज और डू यू हैव। अच्छा एक और तुम चीज़ ध्यान रखना, फीकस प्लांट जो होता है ना उस पर भी तुम्हारी जगह मैनी सीड प्रेजेंट होता है, ठीक। फीकस ऑर्किड और ओबेंकिया स्ट्रिका इस पर मैनी सीड प्रेजेंट होता है, या फिर मैनी ओव्यूल बोल सकते हैं। अब देखो एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ना है, एपोमिक्सिस एंड पोलिम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ना है। एपोमिक्सिस का मतलब क्या था ना, जैसे कि हमने पढ़ा पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या था, फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट का फॉर्मेशन होना, उसको कहते हैं मतलब उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और
एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड का फॉर्मेशन होना, सीड का फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको बोलेंगे एपोमिक्सिस। ऑल्दो देखो, ऑल्दो सीड इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टेसी और एस्टेसी और ग्रास फैमिली, एस्टेसी और ग्रामीणी फैमिली इसको बोल सकते हैं, ग्रास फैमिली, उसमें क्या होता है ना एपोमिक्सिक सीड प्रोजेक्ट होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन नहीं होता है जनरली, तो सीड फर्टिलाइजेशन से ही होता है, बट कुछ कुछ फैमिली जैसे कि एस्टेसी फैमिली और ग्रास फैमिली हो गया तुम्हारे, उसमें फर्टिलाइजेशन बिना फर्टिलाइजेशन का सीड प्रोड्यूस हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग एपोमिक्सिक सीड। व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसको तो तुम्हारा पार्चन करके फ्रूट कहते हैं। थस एपोमिक्सिस इज द फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डेट मिमिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये लाइन ध्यान रखना। एपोमिक्सिक जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बट वो मिमिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलता है, तो फिर एपोमिक्सिस ध्यान रखना। There are several ways of development of apomictic seed. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develops into embryo without fertilization भी हो सकता है. More often is in case as in many citrus, mangifera, opensia, ये सब में हो गया, ये सब में तुमको पोलिम्ब्रियोनिक कंडीशन देखने को मिलेगा। देखो, variation of seed of nucleus, varieties of seed, varieties of some of the nucleus surrounding the embryo sac start dividing, protrude into the embryo sac and develop into embryos. In such species, each ovule contains many embryos. Occurrence of more than one embryo in a seed referred to as polyembryony, उसी को हम लोग polyembryony कहते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना, पोलिम्ब्रियोनी का मतलब नाम से ही पता लग रहा है, पोलिम्ब्रियोनी मतलब क्या होगा, बहुत सारा एम्ब्रियो, किससे, एक सीड से फिर एक ओव्यूल से, तो उसको बोलेंगे पोलिम्ब्रियोनी। अब जो पोलिम्ब्रियोनी जितना भी तुम्हारे का एम्ब्रियो बनता है ना, वो सब क्लोन्स होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पूछा है क्वेश्चन कि क्या हम लोग इसको क्लोन बोल सकते हैं, हाँ क्लोन बोल सकते हैं, क्योंकि उसका जेनेटिक नेचर होता है ना वो सेम होता है। व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ द एपोमेक्टिक सीड, सेम एज तुम्हारी जगह फीमेल प्लांट, सेम एज फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट या फिर पेरेंट भी बोल सकते हैं। अब देखो एपोमिक्सिक का जो होता है ना, वो एपोमेक्टिक सीड जो होता है तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है फार्मर के लिए एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो जो होता है ना हाइब्रिड वैरायटी जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, उसमें एपोमेक्टिक सीड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी प्रोड्यूस करने के लिए एक्चुअल में क्या होता है ना, हाइब्रिड वैरायटी जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका जो सीड का होता है ना प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड का, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तुम्हारे जगह उसको जो खरीदने के लिए फार्मर को ऑब्वियस बात है, जब उसका पैसा बहुत ही ज़्यादा है तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा का जरूरत होता है। अब मान लो उतना खर्चा तो कर दिया, अब बेच ही नहीं पाया उस चीज़ को, तो उसका लॉस होगा ना। तो इसलिए एपोमिक्सिक सीड में हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड हर साल खरीदने का जरूरत नहीं, हर साल खुद ब खुद प्रोड्यूस हो जाता है, हर साल ही खुद ब खुद ही प्रोड्यूस हो जाएगा, तो फिर खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर इससे फार्मर का ही अपना मतलब फ़ायदा होता है। तो इसलिए एपोमिक्सिक जो है, एपोमिक्सिस के बारे में कैसे होता है, एपोमिक्सिस के बारे में जानकारी अभी मतलब चल रहा है, और जितना जान गया उससे फिर फार्मर्स को ही मतलब हेल्पफुल होता है उससे। देखो बस वही पैराग्राफ में यही चीज़ दिया हुआ है इस पैराग्राफ में। अरे यार देखो तुम्हारे एक लाइन दो लाइन थोड़ा सा ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सी इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन मेनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक्स ऑफ द एपोमिक्सिस एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक सीड इनटू हाइब्रिड वैराइटीज़। तो इसलिए तुम्हारे क्या हाइब्रिड वैराइटी कर रहा था। अब यहाँ पर वही चीज़ सब लिखा हुआ है, इट इज़ टू एक्सपेंसिव, हाइब्रिड सीड जो होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है फार्मर्स। इफ दिस हाइब्रिड सीड्स आर मेड इनटू एपोमिक्टिक से बनाए तो उसका कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रख, क्योंकि एपोमिक्टिक सीड में सेग्रीगेशन नहीं होता है, सेग्रीगेशन नहीं होता है एपोमिक्टिक सीड का जो क्रोमोसोम सेग्रीगेशन होता है वो नहीं होता है, इसलिए तुम्हारे जगह हाइब्रिड कैरेक्टर जो है, हाइब्रिड कैरेक्टर जो होता है प्रोजनी पे हर साल तुम्हारे जगह नया नया हाइब्रिड कैरेक्टर आते रहता है, तो हर साल हाइब्रिड से खरीदने की ज़रूरत नहीं होता है। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें चैनल को। थैंक यू।